नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमी के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हम औद्योगिक क्षेत्र के बारे में जानेंगे कि हमारा औद्योगिक क्षेत्र क्यों पिछड़ा रह गया। क्या हमारे औद्योगिक क्षेत्र में 19वीं शताब्दी में भी लोगों ने उद्योग स्थापित करने की कोशिश करी, या क्या कारण रहे जिसके कारण हमारा जो हस्तशिल्प उद्योग था, जो विश्व में बहुत प्रसिद्ध था, वो उसका विघटन हो गया। तो इसमें जानते हैं पहले तो कृषि की ही भांति उपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया। औद्योगिक आधार नहीं का विकास नहीं कर पाया। देश की जो विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो गया था, इसके अंतर्गत प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो गया था, किंतु उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाली किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने दी गई। भारत की विऔद्योगिकरण जो थी, उसके पीछे जो अंग्रेज़ों का था, वो दोहरा उद्देश्य था। पहला दोहरा ध्येय भी था, कह सकते हैं आप इसे। भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना तथा जो उन उद्योग के उत्पादन के लिए भारत को एक विशाल बाजार की तरह उपयोग में लाना, जिससे कि यहाँ से कच्चे माल को सस्ती दरों पर वहाँ पहुँचाया जा सके और वहाँ से आयात करके जो वहाँ की जो वस्तुएं थी, उत्पादित वस्तुएं, उनको यहाँ के मार्केट में उतारा जा सके। इस प्रकार उन उद्योगों के प्रसार के सहारे वे अपने देश ब्रिटेन के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। ऐसे आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्प कलाओं के पतन में जहाँ एक और भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी, वहीं स्थानीय उत्पाद से वंचित भारतीय बाजारों में मांग का भी प्रसार हो रहा था। इस मांग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादों के अभावपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया गया। यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी, किंतु उनकी उन्नति बहुत धीमी ही रही। प्रारंभ में तो यह विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योग करने तक ही सीमित थे। जो हमारे प्रारंभिक उद्योग जो हमने 19वीं शताब्दी में लगाए थे, वो केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों तक ही सीमित रह गए थे। सूती जो कपड़ा था, उसकी जो मिलें थी, वो प्राय देश के पश्चिम क्षेत्रों में, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में थी, अवस्थित थी। फिर उसके बाद 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योग का भी विकास प्रारंभ हुआ, जिसमें टिस्को कंपनी का नाम आपने सुना होगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी सीमेंट, कागज आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित हुए भारत में भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों का प्राय अभाव ही बना रहा। तो पूंजीगत उद्योग किन्हें कहते हैं? वे उद्योग जो तत्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करते हैं। मतलब मशीनों और जो कलपुर्जे होते हैं ना, उनका जो निर्माण करते हैं उद्योग, उनको पूंजीगत उद्योग बोला जाता है। और यत्र तत्र कुछ कारखानों की विस्थापना से देश की पारंपरिक शिल्प कला आधारित निर्माणशालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाई। यही नहीं, नव औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर बहुत ही कम थी और उसका जो जीडीपी में योगदान था, वो भी बहुत कम था। इस नए उत्पादन क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण कमी यह थी कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य क्षेत्र भी बहुत कम रहा। बहुत कम रहा। वास्तव में ये क्षेत्र प्राय रेलों, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाहों और कुछ कुल विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित थे। अब हम विदेशी व्यापार की बात करते हैं। प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा। आपने इतिहास में पढ़ा हो कि भारत से अरबों का व्यापार होता था। पुर्तगाली भी यहाँ पर व्यापार करने की मंशा से ही आए थे, और उससे पहले भी व्यापार हो रहा था। जो पश्चिम के देश होते थे, वो भारत को सोने चांदी आदि दिया करते थे हमारे देश के मसालों के बदले में। ये आपने सुना होगा, जिससे आकर्षित होकर फिर पश्चिम के यूरोपीय देश भारत में आए, फिर वहाँ इन्होंने धीरे धीरे यहाँ पे कब्जा कर लिया। अब औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, चीनी, नील, पटसन आदि का निर्यातक बनकर रह गया था। साथ ही सूती, रेशम, ऊनी वस्त्रों जैसे अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों आदि का आयातक भी हो गया था।
जैसे इंग्लैंड में अगर कोई मशीन होगी जो हल्की होगी, सस्ती होगी, तो उसका आयात भी भारत करने लग गया था अपने यहाँ, जिसके कारण भारत के जो घरेलू उद्योग थे वो ठप पड़ गए थे, खराब होने लग गए थे। भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक सीमित रहा, शेष कुछ व्यापार चीन, श्रीलंका और ईरान से ही होने दिया जाता था। तो जो व्यापार था स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के कुछ समय बाद तक भी वो केवल जो इंग्लैंड तक ही सीमित रह गया था। इंग्लैंड से ही हम व्यापार कर पाते थे, और जो कुछ बाकी के शेष बचे हुए देश थे, जैसे हमारे पड़ोसी देश चीन, श्रीलंका और ईरान, उनसे हमें इजाज़त थी व्यापार करने की। और जब स्वेज नहर का आरंभ जब स्वेज नहर खुली, तो उससे भारत के अंग्रेज़ों पर व्यापार नियंत्रण और भी सख्त हो गए। विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रहा। देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा और मिट्टी का तेल जैसी अनेक आवश्यक वस्तुएं मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थी। और फिर जो निर्यात अधिशेष था, जो हमें यहाँ से निर्यात करने के बदले में मिलता था, कच्चे माल को बेचने के बदले में, उसका भी जो आमदनी होती थी उससे भी अंग्रेज़ी सरकार अपना ही काम चलाती थी। भारत के विकास के लिए कोई भी कार्य नहीं किया जाता था। अंग्रेज़ी सरकार द्वारा जो भी युद्ध लड़े जाते थे उन्हीं पर व्यय किया जाता था। और जो अदृश्य मदें होती थी, जैसे इमारतें इत्यादि, अदृश्य मदें इत्यादि, उन सब के आयात के लिए इनका उपयोग किया जाता था। जननांकीय परिस्थितियों की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले हमारे 1881 में जनगणना हुई थी। ये देखिए यहाँ पे स्वेज नहर के बारे में बताया जा रखा है कि पहले इंग्लैंड को इस पूरे जो अफ्रीका महाद्वीप है, उस पूरे का चक्कर लगा के भारत में आना पड़ता था, लेकिन स्वेज नहर के खुलने से ये दूरी बहुत कम ही रह गई थी। अब इसके आगे हम देख लेते हैं 1881 में जो हमारी पहली जनगणना हुई थी, इसकी कुछ सीमाएं भी थी, फिर भी इसमें भारत की जनसंख्या समृद्धि की विषमता जो थी वो बहुत स्पष्ट दिखाई देती थी कि उस समय भारत की जनसंख्या नकारात्मक दर से बढ़ रही थी, मतलब कोई भी वृद्धि नहीं हो रही थी उसमें। वर्ष 1921 के पूर्व भारत का जो जननांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद माना जाता है, किंतु उस समय तक ना तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी और ना ही उसकी समृद्धि दर बहुत अधिक थी। हालांकि 1921 के बाद हमारी जनसंख्या की वृद्धि जो थी उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई थी, और उससे पूर्व जो थी उसमें बहुत कमी थी। जनसंख्या ना तो हमारी विशाल थी, ना उसकी समृद्धि दर बहुत अधिक थी। सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे। कुल मिलाकर साक्षरता दर तो केवल 16% थी। 16% साक्षरता दर थी, और जो महिलाओं की साक्षरता दर थी वो केवल 7% थी। जन स्वास्थ्य तो अधिकांश सुलभ ही नहीं थे। जहाँ ये सुविधाएं उपलब्ध थी वहाँ भी नितांत ही अपर्याप्त थी। परिणामस्वरूप जल और वायु के सहारे फैलने वाले जिनमें संक्रमण रोग थे, उनके कारण व्यापक जनहानि एक आम बात हो गई थी उस समय जो सकल मृत्यु दर थी वो भी बहुत ऊंची थी। शिशु मृत्यु दर भी अधिक चौंकाने वाली नहीं थी। जो अभी के समय में जो मृत्यु दर 40 प्रति हज़ार थी, वह उस समय 218 प्रति हज़ार थी। शिशु मृत्यु दर का अगर हम सामान्य शब्दों में अर्थ जाने तो उसका मतलब ये होता है कि 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में मृत्यु होने वाले बच्चों की दर, मतलब 1000 में से कितने बच्चों ने 1000 जन्म लिया है तो उसमें से कितने बच्चों ने अपनी मृत्यु हो गई है उन लोगों की, इससे संबंध रखता है शिशु मृत्यु दर। और जो जीवन प्रत्याशा का स्तर था वो भी बहुत कम था, और जो जीवन जीने की आयु मानी जाती थी वो भी बहुत कम थी। जीवन प्रत्याशा का जो स्तर था वो 68 वर्ष की जगह 44 वर्ष ही था। विश्वस्त आंकड़ों की अभाव में यह कह पाना कठिन है कि उस समय गरीबी का प्रसार कितना था, और इसमें कोई संदेह भी नहीं कि उपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी व्याप्त थी। परिणामस्वरूप भारत की जनसंख्या की दिशा और भी बदतर हो गई थी। यह उस समय का चित्र है। अभी भी यह चित्र सामान्य रूप से हम देख सकते हैं हमारे आसपास के इलाकों में। मुंबई के कई इलाके ऐसे ही आपको दिखेंगे, जैसे धारावी कहा जाता है एक इलाका। दिल्ली में भी कई इलाके ऐसे हैं।
व्यावसायिक संरचना की अगर हम इसमें बात करें तो कृषि क्षेत्र जो सबसे बड़ा क्षेत्र था हमारे देश में, उसमें 70 से 75% लोग लगे हुए थे। जो द्वितीयक क्षेत्र जिसे औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है उसमें 10% ही लोग लगे हुए थे और उसमें केवल 15 से 20% समुदायों को ही रोज़गार मिल पा रहा था। हालांकि पंजाब केरल नहीं, तमिलनाडु और जो कर्नाटक केरल प्रांत के जो थे राज्य और मुंबई बंगाल जैसे राज्य थे, उनमें इनमें परिवर्तन आ रहा था धीरे धीरे। उनमें जो तृतीयक क्षेत्र था उनका जो प्रसार और विस्तार हो रहा था वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, लेकिन पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा जैसे जो राज्य थे वो अभी भी इन्हीं कामों में लगे हुए थे। अब आधारिक संरचना की बात कर लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेलों, पत्तनों, जल परिवहन, डाक व तार आदि का विकास हुआ। इसका ध्येय जन सामान्य को अधिक विकास सुविधाएं प्रदान करना नहीं था, औपनिवेशिक हित साधने के लिए ध्येय से किए गए थे। अंग्रेजी शासन से पहले बड़ी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थी। यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थी। जो सड़कें उन्होंने बनाई उनका ध्येय भी देश के भीतर उनकी जो सेनाएं थी उनके आवागमन को आसान करना था। इनका एक काम होता था कि भीतरी भागों से, देश के जो भीतरी भाग होते थे उनसे कच्चे माल को इकट्ठा करना और उनको निकटतम रेलवे स्टेशनों पर आसानी से पहुंचाना, ताकि उनको पत्तन जो होते थे, पोर्ट्स, जो सी पोर्ट्स होते थे जिन्हें हम बंदरगाह भी कहते हैं, वहां तक आसानी से पहुंचाया जा सके, जिससे इसको इंग्लैंड में जल्दी भेजा जा सके। इस कार्य के लिए लगाया जाता था। और इसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस प्रकार माल को इंग्लैंड या अन्य लाभकारी बाजारों तक पहुँचाना आसान हो जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों तक कच्चा जो माल पहुँचाने में सक्षम सभी मौसम में उपयोग होने वाले सड़क मार्गों का अभाव निरंतर बना ही रहा। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र था वहाँ तक कोई भी सड़क नहीं बनाई गई, ताकि वहाँ आसानी से जो मौसम की खराब, जैसे बरसात ये सब में आप देखते होंगे कई ग्रामीण क्षेत्रों में पानी जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण वहाँ रक्षा सामग्री सही समय पर नहीं पहुँचाई जाती, सुविधाएं कई प्रकार की जो होती हैं वहाँ नहीं पहुँच पाती हैं। तो ऐसा देखा गया उस समय, जिसके कारण बहुत हानि उठानी पड़ी। स्वाभाविक ही था कि प्राकृतिक आपदा और अकाल आदि की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बसे देशवासियों का जीवन कठिनाइयों के कारण दूभर हो जाता होगा। अंग्रेजों ने 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया। यही उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। रेलों ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को दो महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित किया। एक तो इसमें लोगों को भू क्षेत्रीय सांस्कृतिक व्यवधानों को कम कर आसानी से लंबी यात्रा करने के अवसर प्राप्त हुए, तो दूसरी ओर भारतीय कृषि के व्यावसायीकरण को बढ़ावा मिला। किंतु इस व्यावसायीकरण का भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भरता के स्वरूप पर विपरीत प्रभाव पड़ा। ये ठाणे में जो स्थित करी गई थी, मुंबई से ठाणे के लिए जो रेलवे ट्रैक बिछाया गया था, उसका चित्र है 1894 का। भारत के निर्यात में निसंदेह विस्तार हुआ, पर इसका लाभ भारतवासियों को मुश्किल से ही प्राप्त हो पाया। इस प्रकार जन सामान्य को मिले सांस्कृतिक लाभ व्यापक होते हुए भी देश की आर्थिक हानि की भरपाई नहीं कर पाए। सड़कों तथा रेल के विकास के साथ साथ औपनिवेशिक व्यवस्था ने आंतरिक व्यापार तथा समुद्री जलमार्गों के विकास पर भी ध्यान दिया, किंतु ये उपयोग बहुत संतोषजनक नहीं थे। उस समय के आंतरिक जलमार्ग अलाभकारी सिद्ध हुए। उड़ीसा की तटवर्ती नहर उसका विशेष उदाहरण है। यद्यपि इस नहर का निर्माण सरकारी कोष से किया गया था, तथापि यह रेल मार्ग से स्पर्धा नहीं कर पाई, क्योंकि रेल मार्ग अधिक सुगम होते थे, आसानी से वे जल्दी काम किया करते थे, उनको बिछाना काफ़ी आसान होता था। भारत में विकसित की गई महंगी तार व्यवस्था मतलब वो वायर वाली तार नहीं, इसमें जो टेलीग्राम होता था, पोस्ट होती थी, जो चिट्ठी इधर से उधर पहुंचाने वाली व्यवस्था थी, वो भी एक तरीके से बहुत कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसको बनाया गया था। उसका मुख्य उद्देश्य यही था। डाक सेवाएं भी जन सामान्य को सुविधा प्रदान कर रही थी, किंतु वे भी बहुत ही अपर्याप्त थी। और इसका निष्कर्ष जान लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति तक 200 वर्षों के विदेशी शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपनी पैठ बना चुका था।
कृषि क्षेत्र पहले से ही अत्यधिक श्रम अधिशेष के भार से लदा हुआ था, उसकी उत्पादकता का स्तर भी बहुत कम था। औद्योगिक क्षेत्र भी आधुनिकीकरण, वैविध्य, क्षमता संवर्धन और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की मांग कर रहा था। विदेशी व्यापार तो केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को पोषित कर रहा था। जो इंग्लैंड में आई क्रांति थी, औद्योगिक क्रांति, जो 19वीं शताब्दी में आई थी, आपने भी सुन रखा होगा, जिसके कारण वहाँ पे उद्योग विकसित हुए थे और फिर भारत का किस प्रकार से उन सब ने मिलकर शोषण करा, उससे संबंधित है ये। प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सहित सभी आधारिक संरचनाओं में उन्नयन, प्रसार तथा जनोन्मुखी विकास की आवश्यकता थी। व्यापक गरीबी और बेरोजगारी भी सार्वजनिक आर्थिक नीतियों को जन कल्याण उन्मुखी बनाने का आग्रह कर रही थी। संक्षेप में देश में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां बहुत अधिक थी। ये हमारा पार्ट जो था वो ख़त्म हो गया, पहला चैप्टर। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है कई दृष्टि से। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण। और फिर स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेज़ों द्वारा भारत के व्यवस्थित औद्योगिकरण के दोहरा ध्येय क्या था। और इसमें सिक्स्थ क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, अंग्रेज़ी शासन के दौरान भारत के परंपरागत हस्तकला उद्योग का विनाश। इस पर आपको अपने विचार बताने हैं और इसके पक्ष में उत्तर देना है। इसमें आप दे सकते हैं अपने उत्तर। और इसमें सेवंथ क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, भारत में आधारिक संरचना विकास की नीतियों से अंग्रेज़ अपने क्या उद्देश्य पूरा करना चाहते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप बता सकते हैं, जो रेलवे इत्यादि था उनके बारे में आप इसमें बता सकते हैं। और फिर इसमें आप यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये 13, 15 और 16 में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख आर्थिक चुनौतियां। स्वतंत्रता के समय भारत के विदेशी व्यापार के परिमाण और दिशा की जानकारी। क्या अंग्रेज़ों ने भारत में कुछ सकारात्मक योगदान भी दिया। तो आपको इसमें बता देना है कि अंग्रेज़ों ने दिया, लेकिन वो उन्हीं के आर्थिक हितों से संबंधित था। धन्यवाद। ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी नॉलेज मिली हो तो कृपया कर इसे लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।